राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक लंगड़े दामाद की सच्चाई जानकर उसकी सास पर क्या बीती। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं अपनी बेटी के साथ एक छोटे से मोहल्ले में रहती थी। मेरे पति का स्वर्गवास हो गया था और मेरी एक ही बेटी थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। मेरी बेटी का नाम प्रिया था। प्रिया के लिए एक डॉक्टर का रिश्ता आया था। यह बात मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि हम जिस छोटे से मोहल्ले में रहते थे वहाँ सालों बाद ही कोई भूला बिसरा रिश्ता आता था। वरना यहाँ तो किसी परचून की दुकान वाले का रिश्ता आ गया या फिर किसी रिक्शा ड्राइवर, या जैसे कि लोगों के लिए रिक्शा ड्राइवर या छोटे मोटे रिश्ते आते थे। लेकिन हम लोगों के लिए ये रिश्ते भी बुरे नहीं थे। लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए बहुत ही खास रिश्ता ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरी बेटी लाखों में एक थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। जब मैं लड़के की फ़ोटो हाथ में लेकर अपनी बेटी के कमरे में गई तो उसे मैंने बहुत ही उदास देखा। ऐसा लगा जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। मैंने अपनी बेटी प्रिया से बोली कि मैं इस लड़के से तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। देखो, एक डॉक्टर का रिश्ता तुम्हारे लिए आया है। तो मेरी बात सुनकर मेरी बेटी बोली, मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती माँ। मैं बोली, बेटी प्रिया, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तो प्रिया, मुझे तुम ज़्यादा परेशान मत करो। किसी दिन मेरा पारा चढ़ गया ना तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूँगी। मैंने आज तक तुम्हारी जैसी नासुकरी लड़की नहीं देखी। पहले तुम्हारे लिए एक इंजीनियर का रिश्ता आया तो तुमने उसको भी इनकार कर दिया। तेरे को फैक्ट्री मालिक का रिश्ता आया तो तुमने उसको भी इनकार कर दिया। फिर मुझसे क्या चाहती हो तुम? तुम्हें क्या समस्या है? क्या जानती भी है ऐसे रिश्तों के लिए लड़कियां मन्नतें मांगती हैं, तब कहीं जाकर ऐसे पति लड़कियों को मिलते हैं। मगर तुम तो बहुत ही अजीब हो, जो घर आई भगवान की कृपा से इनकार कर रही हो। मैं तो पहले तो तुम्हारी बातों में आ गई थी प्रिया, लेकिन अब नहीं आऊँगी। मैं तो ऐसे रिश्ते के लिए हाँ कर ही रहूँगी। प्रिया मेरी बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मम्मी जी, काश आज मेरे पापा होते तो कोई मेरी मर्जी के खिलाफ जाने की बात नहीं करता। मैं प्रिया को रोता हुआ नहीं देख सकती थी। वह मेरी बहुत ही प्यारी बेटी थी और मेरी ज़िंदगी की इकलौती खुशी थी। उसके आंसुओं के आगे मैं हमेशा से ही मजबूर हो जाया करती थी। आज भी मेरा दिल पसीज गया तो मैं बोली, क्या हो गया है प्रिया तुम्हें? क्यों तुम एक लंगड़े इंसान से शादी करना चाहती हो? प्रिया बोली, मम्मी, मुझे बेवफाई से बहुत डर लगता है। खूबसूरत और जवान मर्दों के लिए तो और भी औरतें होती हैं, मगर आप खुद सोचें मम्मी जी, एक ऐसा इंसान जो हर जगह से दुत्कारा गया हो, उसे कोई प्यार न करता हो, जब मैं उसका सहारा बन जाऊंगी तो वह मेरी कितनी कदर करेगा। वह मुझे छोड़ने की सोच भी नहीं पाएगा। मम्मी, मेरा पति उम्र भर मेरा होकर रहेगा और हमेशा मुझसे वफा करेगा, और फिर इस तरह तो भगवान भी मुझसे राजी हो जाएंगे ना। मैं किसी का सहारा बनूंगी तो भगवान मेरा सहारा बन जाएंगे। आप भी समझ लें मम्मी जी, यह सब भगवान को खुश करने के लिए ही मैं कर रही हूँ। प्रिया की बात सुनकर मैं उसकी शक्ल देखती रह गई। फिर कुछ भी कहे बिना मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे के चली आई। उसके कमरे से बाहर आ गई। मेरी बेटी पहले तो बहुत ही खुश मिजाज हुआ करती थी, बहुत ही चंचल हुआ करती थी, मगर अपने बाप के मरने के बाद से वह बहुत ही उदास रहने लगी थी। छोटी छोटी सी बातों को भी दिल पर लगा लिया करती थी और ऐसी ऐसी बातें सोचने लगती थी जो आप लोग तो सोच भी नहीं सकते थे। यह बात कि प्रिया दूसरों के एहसास को समझती थी, मगर मैं यह बात सोचकर डर जाया करती थी कि जिस इंसान को खुद सहारे की ज़रूरत हो, मेरी बेटी का सहारा कैसे बनेगा वो? वह मेरी बेटी का दुख दर्द में कैसे साथ देगा? पहले उसने अपने बाप के बगैर ज़िंदगी गुजारी, अब एक ऐसे पति के साथ ज़िंदगी गुजारेगी जो उसका ख्याल भी नहीं रख सकता, जो उसके साथ चल भी नहीं सकता। मैंने कुछ समय के लिए इस बात को छोड़ दिया था,
मैंने सोचा शायद कुछ दिन गुजर जाएंगे तो प्रिया फिर से दोबारा से उससे बात करने की कोशिश करूंगी, अपनी दलीलें उसके सामने रखूंगी, उसे समझाऊंगी। हो सकता है वह मेरी बात मान ले। इस काम के लिए मैंने प्रिया को 2-3 दिन का समय दे दिया कि अच्छे से सोच समझ ले, तभी कोई फैसला लेना बेटी। इस बात को 3-4 दिन गुजर चुके थे। इस बारे में प्रिया से मैं बात करना ही चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही शायद कुदरत को कुछ और मंजूर था। चौथे दिन सुबह ही मेरी तबीयत खराब थी। बार बार मेरा दिल घबरा रहा था, ठंडे ठंडे पसीने भी आ रहे थे। मैंने दिल में सोचा कि प्रिया को कह दूं कि मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चले, लेकिन फिर ख्याल आया कि मेरी बच्ची तो बहुत नाजुक सी है, वह मेरी तकलीफ़ और परेशानी देखकर घबरा जाएगी। इसलिए मैं खुद से ही सारी तकलीफ़ सहती रही थी। तभी मेरे बाजू में दर्द होने लगा। बाजू से होता हुआ दर्द सीने तक जा रहा था। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, मेरे कानों में साएं साएं होने लगी। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को नलियों और अलग अलग तरीके की मशीनों से जकड़े हुए पाया था। एक बार फिर से मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो गया। अगली बार जब मुझे होश आया तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। दर्द के मारे मैं कराहने लगी थी। एक नर्स भागकर मेरे पास आई, उसने मुझे दर्द का इंजेक्शन लगा दिया। तब मैं बोली, मेरी बेटी प्रिया कहाँ है? मैं अभी। नर्स बोली, आपकी बेटी को बुलाती हूँ। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी प्रिया मेरे पास आ गई। वह मेरी हालत देखकर रोती जा रही थी और कहने लगी, मम्मी जी आप इतनी तकलीफ़ में थी और आपने मुझे बताया भी नहीं, सब कुछ अकेले ही बर्दाश्त करती रहीं। मम्मी आपने ऐसा क्यों किया? माँ को इतना बड़ा हार्ट अटैक आया था और उसकी जान भी जा सकती थी। मम्मी आप मुझे किसके सहारे छोड़कर जाने वाली थी? मुझसे प्रिया की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने उसे दिलासा देने के लिए अपना हाथ उठाना चाहे, लेकिन कमजोरी इतनी थी कि हाथ भी नहीं उठे और ना ही बोला जा रहा था। नर्स ने मुझे आराम करने को कहा। मैं चुपचाप लेट गई। प्रिया को भी नर्स बाहर ले गई थी। अब मैं खुद से सवाल पूछ रही थी जो थोड़ी देर पहले प्रिया ने मुझसे पूछे थे। मेरे अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। यह तो भगवान की कृपा थी कि उसने मुझे अपनी कृपा से दोबारा ज़िंदगी बख्श दी थी। अब मैंने सोच लिया था जैसे ही मैं ठीक होकर घर जाऊंगी, मैं डॉक्टर के माँ बाप को बुलाकर जो रिश्ता प्रिया का पक्का कर दूंगी। कुछ दिनों बाद ही मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। डॉक्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने को बोला था और यह भी कहा था आप जितनी जल्दी हो सकें अपनी ओपन हार्ट सर्जरी करवा लें। मगर मेरी सोच अभी इन चीज़ों की तरफ नहीं जा रही थी। मैं अपनी बेटी का घर बसा हुआ देखना चाहती थी। मुझे घर आए हुए पूरे 2 दिन हो चुके थे। प्रिया ने मेरी इतनी सेवा की थी कि मैं इसके लिए हरदम उसके लिए दुआएं मांगती रहती थी। एक दिन मैंने प्रिया का हाथ पकड़ लिया और कहा, प्रिया अगर मैं तुमसे कोई चीज़ मांगूंगी तो तुम मुझे दोगी? मेरी बेटी की आंखें भीग गईं और बोली, मम्मी अगर आप मुझसे जान भी मांगें तो वह भी मैं आपको देने से मना नहीं करूंगी। मैं बोली, प्रिया तुम्हारे लिए जो डॉक्टर का रिश्ता आया था वह बहुत ही अच्छे लोग हैं, लड़का भी पढ़ा लिखा सुलझा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी उस डॉक्टर से हो जाए और जल्द से जल्द तुम्हारा घर बस जाए। मैं तुम्हें यूँ बेसहारा छोड़कर मरना नहीं चाहती। मेरी बात सुनकर प्रिया के माथे पर बल पड़ गए थे और बोली, मम्मी जी मैंने आपसे सिर्फ एक चीज़ मांगी है, मुझे अपने होने वाले पति से कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस चाहती हूँ कि मेरा होने वाला पति लंगड़ा हो। क्या आप मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकती? वैसे तो हर वक्त मेरी मोहब्बत का दम भरती रहती हो। मैं बोली, प्रिया तुम्हारी फरमाइश और ख्वाहिश बेतुकी हैं। मैं अपनी इतनी खूबसूरत और इकलौती बेटी की शादी एक लंगड़े इंसान के साथ नहीं कर सकती बेटी। मेरी बात सुनकर प्रिया बोली, चाहे आपकी बेटी ज़िंदगी भर कुंवारी रह जाए मम्मी, और लेकिन वह शादी करेगी तो लंगड़े व्यक्ति से ही। प्रिया की जिद देखकर मैं कांप कर रह गई। प्रिया में उसके बाप की झलक आती थी। उसके बाप में भी ऐसे ही जिद्दी मिजाज के थे। प्रिया की जिद को देखते हुए मैं समझ चुकी थी प्रिया अपनी जिद से पीछे हटने वाली नहीं है। मैं मजबूर होकर मैंने ही हथियार डाल दिए।
अगर मैं हथियार नहीं डालती तो फिर मेरी बच्ची जमाने की ठोकरें खाने के लिए रह जाती। मेरी ज़िंदगी का क्या भरोसा था। आज हूँ कल ना रहूँ। फिर मैंने रिश्ते कराने वाली उसी औरत से कहा कि जो उसे डॉक्टर का रिश्ता लेकर आई थी। मैंने उससे कहा कि तुम अब मेरे घर किसी भी डॉक्टर इंजीनियर का रिश्ता लेकर मत आना। मेरी बेटी प्रिया के लिए किसी लंगड़े लड़के का रिश्ता लेकर आना। मेरी बात सुनकर वह औरत मुझे हैरत से देखने लगी और बोली, ये आप कैसी बातें कर रही हो? कैसी माँ हो तुम? तुम्हारी बेटी तो लाखों में एक है। जो भी तुम्हारी बेटी को देखता है उससे शादी करने की इच्छा रखता है। फिर तुम अपनी बेटी की शादी एक लंगड़े लड़के से क्यों करना चाहती हो? उस औरत की बात सुनकर मैं उदास हो गई और उसी उदासी में मैं बोली, मैं मजबूर हूँ। मैं अपनी औलाद के आगे मजबूर हो गई, अपनी बेटी के आगे हार गई। मेरी बेटी प्रिया किसी भी रिश्ते के लिए हाँ नहीं करती है। बस उसे शादी करनी है और किसी भी तरीके से एक लंगड़े लड़के का रिश्ता लेकर आओ, उसी से वह शादी करेगी। मैं ना जाने कब से उसे समझा रही हूँ, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी हुई है। मेरी बात सुनकर वह औरत बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी पसंद का कोई रिश्ता देखती हूँ। मैंने उस औरत को कुछ पैसे पकड़ा दिए और वह औरत चली गई। जब प्रिया को पता चला कि मैंने उसकी बात मान ली है और उस रिश्ते वाली औरत से कह दिया है किसी लंगड़े लड़के का रिश्ता ढूंढने के लिए, तो प्रिया बहुत ज़्यादा खुश हो गई। खुशी से मेरे गले पड़ते हुए बोली, मम्मी आप बहुत अच्छी हैं, मेरी हर बात मानती हैं। प्रिया की बात सुनकर मैं थोड़ी नाराज़गी से बोली, काश तुम भी मेरी बात मानती बेटी, तो कितना अच्छा होता। मेरी बात सुनकर प्रिया बोली, मम्मी ऐसे खुशी के मौके पर तुम मुझे उदास मत किया करो और ना ही तुम उदास रहा करो। मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ। मेरी बेटी प्रिया जो हर वक्त सोच में घूमती रहती थी, आज कितना चहक रही थी। नहीं तो हर वक्त मैं उसे उदास देखती थी। हर वक्त उदास रहने वाली प्रिया के चेहरे पर खुशियाँ लौट आई थी और प्रिया के खुश रहने से मेरे घर में भी तितलियाँ सी उड़ने लगी थी। मेरे घर का माहौल खुशगवार हो गया था। लेकिन मैं अपनी बेटी के बारे में सोचती रहती थी कि पता नहीं आगे इसके साथ क्या होगा। मैं रिश्ता कराने वाली का इंतज़ार कर रही थी। मैं जानती थी कि रिश्ता ढूंढने में कुछ समय लगेगा, लेकिन मेरी उम्मीद के उलट रिश्ता बहुत जल्दी मिल गया। तीसरे चौथे दिन ही वह हमारे घर आ गई। जैसे ही रिश्ता कराने वाली हमारे घर आई, प्रिया उठकर फ़ौरन किचन में चली गई और चाय बनाने लगी। मुझे ऐसे लगा जैसे प्रिया पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। मैंने उस औरत को बिठाया और बोली, आओ शन्नो, कैसी हो तुम? क्या कोई रिश्ता मिला? वह बोली, मैंने तो दीदी आपको ना जाने कितने रिश्ते दिखाए, लेकिन आपको इतने अच्छे अच्छे रिश्ते पसंद नहीं आए। फिर मैंने आपके कहने के मुताबिक आपकी मर्जी का लड़का ढूंढ दिया है। लड़के की खासियत क्या बताऊं, बस लड़का लंगड़ा है, इससे ज़्यादा उसमें कोई और नई बात नहीं। सन्नो की बात सुनते ही प्रिया बोली, आंटी हमें कुछ नहीं चाहिए और मुझे तो लड़के की तस्वीर भी नहीं देखनी, बस मुझे इतना ही चाहिए था कि लड़का लंगड़ा होना चाहिए और वह मुझे मिल गया। प्रिया सारी बातें खुशी खुशी खुद ही किए जा रही थी। इससे पहले सन्नो कोई भी रिश्ता लेकर आती थी तो प्रिया पास भी नहीं फटकती थी, लेकिन आज जैसे खुशी उसके चेहरे से टपक रही थी। मैंने पूछा, सन्नो लड़का क्या करता है? तो सन्नो बोली, एक लड़का क्या कर सकता है, कभी कभी अपने बाप की परचून की दुकान पर जाकर बैठ जाता है। इसके अलावा उनका घर भी छोटी सी गली में है और बहुत पुराना बना हुआ है। बस किसी तरह अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खींच रहे हैं। उस लड़के के बारे में मैंने आपको सब कुछ साफ साफ बता दिया है, अब आगे आपकी मर्जी है। लड़के की हालत सुनकर मैं थोड़ा चिंतित हो गई। मैंने कहा, सन्नो तुम कोई दूसरा लड़का ढूंढो, भले ही लंगड़ा हो लेकिन अच्छे खाते पीते घर का होने वाला हो। मैं अपनी बेटी की शादी इतने गरीब घर में नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर प्रिया बोली, नहीं नहीं आंटी जी, मेरे लिए दूसरा रिश्ता ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी लड़के से मेरी शादी करवा दें। आप कल ही उन लोगों के यहाँ जो आने के लिए बोल दो और शादी की बात पक्की कर दो। मैंने गुस्से में प्रिया को डांटा, प्रिया लड़कों का कोई काल नहीं पड़ गया है, हम कोई दूसरा लड़का देख लेंगे। मेरी बात सुनकर प्रिया बोली, नहीं मम्मी जी, जो रिश्ता आ गया सो आ गया,
आप इसी रिश्ते को ओके कर दो। मजबूर होकर मैंने सन्नू से कह दिया, कल लड़के वालों को यहाँ पर बुला लो। मैंने सोचा था जब लड़के वाले आएंगे तो कुछ ना कुछ कमी निकाल कर मैं मना कर दूंगी, लेकिन जब अगले दिन लड़के वाले आए तो मैं उन लोगों को देखकर चौंक गई। वह तो गरीबी की हालत से बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे। बोलने चलने के अंदाज से भी गंवारपन झलक रहा था। मैंने प्रिया से कहा, बेटी अभी सोच लो, तुम्हारे पास अभी टाइम है। लेकिन प्रिया नहीं मानी। उसकी आंखों पर पता नहीं कौन सी पट्टी बंधी हुई थी। उसने कहा, मम्मी जी मुझे यह रिश्ता पसंद है, आप ही लोगों को हाँ कह दो। अब मुझे समझ आ गया था कि माँ बाप अपनी औलाद के सामने कैसे मजबूर हो जाते हैं। कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। सीने में हल्का दर्द रहने लगा था। मुझे तो ऐसा लगने लगा था जैसे यह दर्द मेरी जान ही लेकर छोड़ेगा। बस इसी डर के चलते मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दी। लड़के वाले गरीब तो थे, इसलिए कहने लगे कि शादी बहुत सादगी से करेंगे, ना आप अपनी तरफ से दहेज का इंतजाम करें और ना ही हम अपनी तरफ से कुछ कर पाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं अपनी लाडली इकलौती बेटी की शादी ऐसे करूँगी। दिल पर एक भारी जो बनता जा रहा था। मैंने दिल पर पत्थर रख लिया था। एक तो मेरी बेटी मुझे छोड़कर जा रही थी, ऊपर से यह रिश्ता भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। 8 दिन के बाद शादी थी, शादी का इंतजाम तो करना ही था। बस जैसे तैसे करके यह दिन निकल गए और फिर प्रिया की शादी हो गई। प्रिया अपने ससुराल चली गई। मैं अपने दिल को समझाती रह गई। प्रिया की जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन दिल को समझाया कि यह तो दुनिया का दस्तूर है। बेटियां तो पराया धन होती हैं, एक ना एक दिन अपने माँ बाप को छोड़कर चली जाती हैं। पूरी रात मैं प्रिया की खुशियों की दुआएं मांगती रही। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले नाश्ता बनाया और पैक करके प्रिया की ससुराल चली गई। हमारे यहाँ एक रिवाज होता है कि शादी के दूसरे दिन ही दुल्हन के मायके से नाश्ता जाता है। यह रस्म मुझे पूरी करनी थी। मैं प्रिया की ससुराल पहुंचकर और वहाँ के हालात देखकर मेरे दिल को धक्का लगा। उन लोगों के हालात तो बहुत ही खराब थे। टूटा फूटा 2 कमरे का मकान था, घर में साफ सफाई भी नहीं थी और उसकी सास भी बहुत ही अजीब औरत थी। मुझे देखकर उसने इंसानियत के नाते भी नहीं कहा कि बैठ जाओ, उल्टा मुंह बनाकर कहने लगी, बहन जी हम गरीब लोग हैं, रोज़ रोज़ मेहमान नहीं अफोर्ड कर सकते। अगर आप रोज़ रोज़ हमारे घर आएंगी तो सोच लेना परेशानी आपकी बेटी को होगी। मेरी बेटी प्रिया पास खड़ी अपनी सास की बातें जो सुन रही थी, लेकिन बोली कुछ नहीं। मैं बोली थी कि यह नाश्ता पहुंचाने आई थी, यह रस्म होती है ना, इसलिए। अच्छा जी अब मैं चलती हूँ। जब मैं जाने लगी तो मेरी बेटी प्रिया मेरे गले लग गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, मम्मी जी मैं आपकी अच्छी बेटी साबित नहीं हुई, मैंने आपको बहुत दुख दिए। मैंने प्रिया की आंखों के आंसू साफ किए और कहा, प्रिया मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस तुम अपने घर में खुश रहो, भगवान तुम्हारा नसीब अच्छा करे। प्रिया बोली, मम्मी आप मेरी एक बात मानोगी? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। तो प्रिया बोली, मम्मी आप मेरी ससुराल में मत आना, जब यह लोग आपकी बेइज्जती करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं खुद ही आपसे मिलने आया करूँगी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, प्रिया अपना ध्यान रखना। और यह कहकर मैं घर वापस आ गई। मैंने प्रिया के सामने बहुत हौसला दिखाया था, अपने आंसुओं को कैसे रोका था मैं ही जानती थी, लेकिन घर आकर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बेटी ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी और अब इससे मैं जो कुछ नहीं कर सकती थी। प्रिया के बिना घर सूना सूना लगता था। कभी कभी मोहल्ले की औरतें आ जाया करती तो थोड़ा मन बहल जाता था। मोहल्ले की औरतें कहती कि बहन जी तुम भी बाहर निकला करो, हमारे भी घर आया करो, मन थोड़ा बहल जाएगा। प्रिया की शादी को 4 दिन हो चुके थे, लेकिन प्रिया मुझसे मिलने नहीं आई। प्रिया से मिलने के लिए मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था, लेकिन मैं उसकी ससुराल नहीं जाना चाहती थी। मैं अपनी बेइज्जती सह सकती थी, लेकिन अगर मेरी बेटी के लिए मुश्किलें खड़ी होती तो यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और यही सोचकर मैं रुक जाती थी। मैं प्रिया के ख्यालों में ही डूबी हुई थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। प्रिया अंदर आ गई। प्रिया को देखकर मैं खुशी से फूला नहीं समा रही थी। मैं उठी और मैंने जल्दी से आगे बढ़कर प्रिया को गले लगा लिया। वह मुझसे लिपट गई और खुशी से
बोली, मम्मी जी आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए आपसे मिलने चली आई। मैंने कहा, प्रिया मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, लेकिन मैं तुम्हारी सास की वजह से तुम्हारे घर नहीं आई थी। बोली, प्रिया आपने बहुत अच्छा किया मम्मी जो आप नहीं आई, क्योंकि मेरी सास बहुत अजीब औरत है। उसे मेहमान अपने घर में बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन पता नहीं मेरी सास को मेहमान क्यों नहीं पसंद आते। मेरी सास तो मेरे साथ भी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनका रवैया मेरे साथ अच्छा होता जा रहा है। और मेरे पति के तो क्या कहने, वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कहते हैं भगवान के सामने जितना माथा टेकू कम है कि तुम जैसी पत्नी मिली है। प्रिया के चेहरे से खुशी छलक रही थी। प्रिया के चेहरे को पढ़ने की कोशिश मैं कर रही थी। प्रिया जो कुछ कह रही थी वह सच्चा या झूठ, लेकिन मैं उसकी बातों में छिपे झूठ को पकड़ना चाहती थी, लेकिन प्रिया के चेहरे पर झूठ नहीं खोज पा रही थी। मुझे उसकी खुशी सच्ची मालूम पड़ती थी। हम दोनों माँ बेटी बहुत देर तक बैठे बैठे बातें करते रहे। फिर प्रिया बोली, मम्मी मुझे आपसे शाही पनीर बनाना सीखना है, मेरे पति को जो बहुत पसंद है। हम दोनों माँ बेटी किचन में आ गई। मैं उसे शाही पनीर बनाना बता रही थी। मैंने पूरे तरीके से प्रिया का जायजा लिया, लेकिन मुझे दिव्या की खुशी सच्ची ही लग रही थी। मैंने सुख की सांस ली कि जो भी हो मेरी बेटी प्रिया अपने ससुराल में बस खुश है। हम दोनों माँ बेटी ने शाम को खाना खाया और कुछ भी हो शाही पनीर मैंने प्रिया को डिब्बे में पैक करके अर्जुन के लिए दे दिया। वह शाही पनीर अर्जुन के लेकर चली गई। उसकी बातों से लग रहा था वह अर्जुन से बहुत प्यार करती है और अर्जुन भी उसे बहुत चाहता है। प्रिया चली गई तो मैं भी आराम करने के जो लिए अपने कमरे में आ गई। लेकिन रात को कुछ अजीब हादसा हुआ। जब मैंने सपने में अपने पति को देखा, मेरे पति रो रहे थे, कह रहे थे हमारी बेटी प्रिया को बचा लो। मैं एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। आखिर प्रिया के पापा ऐसा क्यों बोल रहे थे? अब तो प्रिया की तरफ से मैं खुश थी और आराम से थी कि चलो मेरी बेटी खुश है। फिर मैंने सोचा हो सकता है मैं प्रिया को लेकर इतने दिनों से परेशान थी, इसलिए मुझे यह सपना आया हो। मैंने सर जो झटक दिया और दोबारा सो गई। अब प्रिया की तरफ से शगुन था। प्रिया से मैंने बोल दिया था हर तीसरे चौथे दिन मुझसे मिलने के लिए आ जाया करना, लेकिन अपनी बेटी को खुशी देखकर मुझे बहुत शगुन मिलता था। लेकिन अजीब बात थी, मैं अपने पति को सपने में कई बार देख चुकी थी। हर बार मुझे परेशान ही मेरे पति दिखाई देते थे, अपनी बेटी को लेकर परेशान होते थे। अपने पति के रोज रोज सपने में आने से मैं परेशान हो चुकी थी। अपनी दिल की तसल्ली के लिए मैंने प्रिया से भी पूछा कि प्रिया बेटा सच सच बता, तो अपने ससुराल में खुश तो है ना? तो प्रिया ने मुझे यकीन दिलाया कि मम्मी जी मुझे मेरे ससुराल में कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, आप मेरी बिल्कुल भी चिंता ना करें। 2-3 दिन के बाद जब मुझे प्रिया के पापा फिर सपने में दिखाई दिए तो फिर मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो उठी। अगले दिन मैंने सोचा क्यों ना खुद अपनी आंखों से चलकर देख कर आऊँ कि आखिर मेरी प्रिया अपने ससुराल में कैसे रहती है। मैं बिना बताए ही प्रिया की ससुराल पहुँच गई, लेकिन मैं यह देखकर दंग रह गई। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। लकड़ी का पुराना गेट था, कहीं कहीं से टूटा हुआ था। दरवाजे के छेद में मैंने जाकर देखा तो अंदर ऐसे लगा जैसे भूतों का डेरा हो। वहाँ किसी के भी रहने के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने आस पड़ोस के लोगों से मालूम किया तो उन लोगों ने ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं और ज़्यादा परेशान हो गई। लोगों ने बताया कि यह घर तो न जाने कब से खाली पड़ा था। कुछ समय पहले कुछ लोग यहाँ रहने लगे थे, अपने बेटे की शादी करने आए थे। शादी होने के बाद फौरन बाद वो यहाँ से चले गए। जब मैंने पूछा वो लोग कहाँ गए हैं तो वो बोले कि आपको कुछ पता है? उनसे पूछा तो सबने यही कहा, हमें उन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता। बहुत ही अजीब से लोग थे, किसी से ज़्यादा बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए हम लोगों ने भी उनसे कम ही बोलते थे। यह बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। हे भगवान, पता नहीं मेरी बेटी किन लोगों के बीच में फंस गई है। मैं गिरते पड़ते घर आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी बच्ची का कुछ अता पता नहीं था। मैंने 2 दिन बहुत ही परेशानी में गुजारे कि तभी प्रिया तीसरे दिन मुझसे मिलने के लिए आ पहुंची। लेकिन मैंने प्रिया पर जाहिर नहीं होने दिया कि मैं उसके ससुराल गई थी।
हर बार की तरह प्रिया आज भी बहुत खुश लग रही थी। बातों बातों में मैंने उससे कहा, प्रिया मैं तुम्हारे घर आना चाहती थी। मेरी बात सुनकर प्रिया बोली, नहीं मम्मी जी, भगवान के लिए ऐसा बिल्कुल मत करना। मेरी सास का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया है। ऐसा ना हो कि आपके आने से वह फिर बिगड़ जाए। मैं आ तो जाती हूँ आपसे मिलने के लिए, आप क्यों परेशान होती हो। शाम को प्रिया अपने घर वापस चली गई, लेकिन इस बार जब प्रिया अपने घर जाने लगी तो मैंने चुपके से प्रिया का पीछा किया। मैं प्रिया के घर को देखना चाहती थी, उसके घर का एड्रेस लेना चाहती थी कि प्रिया कहाँ रहती है, कैसे रहती है। और देखने में प्रिया का रिक्शा एक ऐसी जगह जाकर रुका जिसे देखकर मैं सकते में आ गई। प्रिया घर के अंदर जा रही थी। मैं जल्दी से अपने रिक्शे से उतरी और उसके पीछे पीछे अंदर घर में दाखिल हुई। घर क्या था, बहुत ही सुंदर बंगला था। जैसे ही प्रिया घर के अंदर दाखिल हुई, एक औरत उससे बातें सुनाने लगी और बोली, लो आ गई महारानी, कोई इनका स्वागत तो करो। तभी प्रिया का पति बीच में आ गया। वह प्रिया का हाथ पकड़ते हुए बोला, बस करो मम्मी जी, प्रिया मेरी मर्जी से गई थी। और सबसे हैरत की बात तो यह थी, प्रिया का पति अर्जुन लंगड़ा नहीं था। वह तो अपने पैरों से चलकर प्रिया के पास तक आया था। अच्छा भला स्मार्ट लड़का था। तभी अर्जुन की नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी। वह चाहते हुए भी बोला, आंटी जी आप यहाँ। प्रिया ने भी मुझे चौंक कर देखा और प्रिया की सास तो मुझे देखते ही गुस्से में के मारे जो पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। प्रिया मुझे अचानक अपने सामने देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। वह जल्दी से मेरे पास आई और हाथ जोड़ते हुए बोली, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको धोखा दिया है, लेकिन मैं क्या करती, मैं अर्जुन से प्यार करती थी, उसके बिना जिंदा नहीं रह पाती। लेकिन मुझे पता था आप अर्जुन से मेरी शादी कभी नहीं होने देंगी, क्योंकि अर्जुन पापा के उसी दोस्त का बेटा है जो जेल में है। इतना सुनते ही मैं गुस्से के मारे थर थर काँपने लगी। प्रिया बेटा, इतना बड़ा धोखा तुम मुझे कैसे दे सकती हो। प्रिया ने अपने बाप के कातिल के बेटे से शादी कर ली थी। अर्जुन के पापा और प्रिया के पापा बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार वो शिकार खेलने गए हुए थे, तभी वहाँ दोनों की अचानक लड़ाई हो गई थी। अर्जुन के पापा ने प्रिया के पापा को कहीं में धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से उनकी मौके पर मौत हो गई थी। मैंने पुलिस को बयान दिया था कि मेरे पति को उनके दोस्त ने ही मारा है। मेरे बयान पर और कुछ छानबीन करके पुलिस ने अर्जुन के पापा को पकड़ लिया और उन्हें 15 साल की सज़ा हो गई थी। अर्जुन की माँ मुझसे बहुत कहा था और उसने कहा था कि आप ऐसे ना बोलो और प्लीज़ बहन अपना बयान वापस ले लो, मेरे पति को जेल हो जाएगी और अर्जुन के पापा को जेल से रिहा करवा दो। मेरे पति बेकसूर हैं, उन्होंने तुम्हारे पति को नहीं मारा। लेकिन मैंने अर्जुन के पापा को माफ़ नहीं किया, वे अभी भी जेल में थे और शायद यही वजह थी कि प्रिया की सास प्रिया से और मुझसे नफरत करती थी। प्रिया का पति अर्जुन बोला, आंटी मैं और प्रिया आपस में प्यार करते थे, हम दोनों जानते थे आप हम दोनों की शादी नहीं होने देंगे, इसलिए प्रिया ने आपसे जिद की कि वह किसी लंगड़े लड़के से शादी करेगी जिससे कि आपको शक ना हो और आप उसके लिए कोई दूसरा रिश्ता ना देखें। मैं अपने एक दोस्त की माँ को लेकर एक पुराने से घर में किराए पर रहने लगा था और इस तरह अपने दोस्त की माँ को अपनी माँ बताकर मैंने आपके घर रिश्ता मांगा और इस तरह हमारी शादी हो गई। मेरी माँ भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने प्रिया को अभी तक अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया है। वह जब भी प्रिया को अपने सामने देखती हैं तो मेरे पापा का चेहरा उन्हें याद आने लगता है जो जेल में है। अर्जुन की बात सुनकर मैं कुछ नहीं बोली, घर वापस आ गई। पहले तो प्रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा कि जी चाह रहा था कि उसके सारे रिश्ते ख़त्म कर लूं। लेकिन फिर जब ठंडे दिमाग से सोचा तो लगा कहीं ना कहीं गलती मेरी भी हो सकती है, दिव्या के पापा की मौत एक्सीडेंट भी हो सकती है। और क्योंकि उन दोनों में तो इतनी पक्की दोस्ती थी, फिर अर्जुन के पापा दिव्या के पापा की जान कैसे ले सकते थे। रात भर इसी सोच विचार में पड़ी रही, फिर एक नतीजे पर पहुंचकर मैं सो गई। सुबह उठकर मैंने पुलिस थाने जाकर बयान दिया। मेरे बयान पर और थोड़ी बहुत सिफारिश पर अर्जुन के पापा जेल से छूट गए। मैं अपने घर आ गई थी। अगले ही दिन प्रिया, अर्जुन और अर्जुन के पापा और अर्जुन की माँ हमारे घर आए। अर्जुन की माँ ने आते ही मुझे गले लगा लिया और रोते हुए बोली, बहन तुमने मेरे सुहाग को बचाकर बहुत अच्छा काम किया है। मेरे दिल के अंदर गुस्सा भरा हुआ था, इसलिए
प्रिया को भला बुरा कहती थी। प्रिया तो बहुत अच्छी और समझदार बच्ची है। मैं उसे न जाने क्या क्या बातें सुनाती रहती थी, लेकिन उसने मुझे लौट कर जवाब नहीं दिया। बहन जी, अब आप ही हमें सच्चे दिल से माफ़ कर दें, तभी हमारे दिल को सुकून मिलेगा। अर्जुन के पापा ने भी माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया कि माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद मुझे यह काम बहुत पहले कर देना चाहिए था, बल्कि उल्टा आप लोग मुझे माफ़ कर दें, जो मैंने आपको इतना परेशान किया। मेरी वजह से आपको इतने साल जेल में रहना पड़ा। बस अब हमारे बच्चे आपस में खुश रहें और हमें क्या चाहिए। सब ने जो हाँ में गर्दन हिलाई, सबके चेहरे पर खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। मैंने आगे बढ़कर प्रिया और अर्जुन को गले लगा लिया। मैंने अर्जुन को अपने दामाद के रूप में, प्रिया की सास ने प्रिया को अपनी बहू के रूप में खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।